अच्छा, लेट्स स्टार्ट। प्रोटेक्शन विद द फ्यूजेस कि हम जो है ना ट्रांसफार्मर के केस में कुछ फ्यूजेस के साथ भी प्रोटेक्शन करते हैं, और लेकिन 2.5 एमबीए तक, नॉट मोर देन 2.5 एमबीए। ठीक है, सो वो कहता है कि फ्यूजेस आर नॉट यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर्स विद द रेटिंग्स अबव 2.5 एमबीए। तो आपने नॉर्मली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं, इनकी जो हाई वोल्टेज साइड है, इस पे आपने एच आर सी, जिसको हम हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहते हैं, वो देखा होगा, और कई दफ़ा मेरे सामने तो 2 दफ़ा ब्लो भी हुआ है। तो एक्चुअली ये एक इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन भी है अगर हम देखें, और हमारा पर्पस भी पूरा हो जाता है। तो लेकिन वो कहता है कि 2.5 एमबीए, अब 2.5 एमबीए का जो साइज है ये ग्रिड पे पड़ा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप मैक्सिमम साइज इसका देखें कि जी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो तो मैक्सिमम 125 केवीए तक का होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो 150 केवीए भी बहुत बड़ा साइज है। तो 125 केवीए तक का साइज है, लेकिन जो एमवीए में साइज होता है वो फिर ज़ाहिर बात है वो ग्रिड का साइज। तो ग्रिड पे भी अगर हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ बोथ ऑन द एलवी साइड और ऑन द एचवी साइड, तो वो 2.5 एमवीए से ज़्यादा की रेटिंग पे हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो फिर वो ये कहता है कि क्लियरली द फ्यूज इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी मस्ट एक्सीड द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट। अब अगर हम इसकी सेटिंग को देखें ना, तो ये एक्चुअली टैब खुल नहीं रहा है। बहरहाल वो जब मैं फ्राइडे को लैब में बताऊंगा ना आपको, तो उस वक्त ये मैं सारा दोबारा खोल के एक दफ़ा मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली उसमें हाँ खुल गया। तो ये मैंने फ्यूज जो है वो एक खोला था, ये मैं अभी ई टैब की एक फाइल खोल रहा हूँ। इट वुड बी वेरी गुड कि वो आपको वहाँ से जो सेटिंग्स हैं वो पता चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है बता रहा है। तो वो कहता है कि अगर आप इसका इसको सेट करेंगे तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट जो करंट है दैट द फ्यूज विल बी कॉल्ड अपॉन टू इंटरप्ट, यानी इसकी एक सेटिंग होती है कि इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी, यानी फ्यूज की जो इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी है वो क्या होगी। तो वो जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक एक दो तरह की सेटिंग होती है मेनली। द वन इज द कंटिन्यूअस रेटिंग एंड द अदर वन इज द इंटरप्टिंग वेव। तो कंटिन्यूअस रेटिंग जो है वो तो जाहिर बात है कि जो उसका लोडिंग करंट है, यानी नॉर्मल लोड करंट, उसका भी हम कोई आगे 125% पे जाकर उसको हम सेट कर देते हैं कि इतना तो ये बर्दाश्त करे। और फिर जो हमारे पास इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी होती है ना, उसमें फिर हम जो है वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो इन रश करंट है वो भी कवर हो जाए। और ठीक है, तो द कंटिन्यूस रेटिंग जो है, कंटिन्यूस रेटिंग ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये स्टेडी स्टेट रेटिंग है। जो लोड की रेटिंग होती है वो कह रहा है कि 150% ऑफ द मैक्सिमम लोड जो है ना ये आप सेट करें। ठीक है, यानी अप टू 150% ऑफ द मैक्सिमम लोड, यानी मैक्सिमम लोड का भी 150%, या आप यूं कह लें कि 1.5% ऑफ द मैक्सिमम लोड। फिर इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी ये तो ऊपर उसने बताया ना कि अगर हम वैल्यूज में देखें तो जो इसकी इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी है वो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट से ज़्यादा होनी चाहिए, और कंटिन्यूस रेटिंग इतनी होनी चाहिए। फिर अगर हम इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी की बात करें या इसकी कर्व की बात करें, तो हमारे पास दो तरह की यानी 2 से 3 तरह की इसकी सेटिंग्स आती है। एक है मिनिमम मेल्ट कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमम मेल्ट टू मैक्सिमम मेल्ट कैरेक्टरिस्टिक, और फिर वहां से आर्किंग की तरफ इसकी कर्व जो है ना वो जाती है। इवन मिनिमम मेल्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें भी हमारे पास फिर आगे ग्रेडिंग हुई होती है। ठीक है, तो अच्छा, वो कहते हैं द मिनिमम मेल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूज मस्ट कोऑर्डिनेट विद द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ऑन द लो साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर। यानी अगर आप इसकी ये कर्व देखें जो कि नेक्स्ट पेज पे इसने हमें ये एक एग्जांपल में बताया हुआ है, तो
दैट वुड बी। अच्छा, अब ये देखें जी, ये जो ट्रांसफार्मर की है ये कर्व, ठीक है, दिस इज द कर्व ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये कर्व ऑफ द ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है, यानी कि किसी भी डिवाइस की जो कर्व होती है ना, वो हमें ये बताती है कि ये इसकी फुल लोड एम्पेसिटी क्या है, इसका शॉर्ट सर्किट कहाँ पे आ रहा है, इन रश कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो कर्व है ये आपकी ट्रांसफार्मर की कर्व है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रोटेक्शन होगी ट्रांसफार्मर की, आप देखिए जो ए और बी लिखा हुआ है ये दोनों फ्यूजेज हैं। लेट्स से दिस इज द हाई वोल्टेज साइड एंड दिस इज द लो वोल्टेज साइड। तो जो हाई वोल्टेज साइड है वहां पर जो फ्यूज है ये उसकी तीन कर्व्स उसने शो की है, यानी ये फ्यूज ए की ही तीन कर्व्स है और ये फ्यूज बी की दोनों कर्व्स है। ये सर्कल का मतलब ही यही है कि ये सारा फ्यूज ए है और ये सारा फ्यूज बी है और दोनों में किस कदर कोऑर्डिनेशन है वो ये ऊपर बता रहा है। ये बात। दूसरी बात ये है कि जो भी प्रोटेक्शन होती है, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन है और फ्यूज ए कर रहा है, तो वो उसकी कर्व से पीछे होगा, यानी उसकी जो ट्रांसफार्मर की जो कर्व है, प्रोटेक्शन शुड ऑब्जर्व दैट कर्व। यानी ये नहीं कि ट्रांसफार्मर की कर्व से ऊपर इसकी कर्व आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जब हम अगर हम लेट से हम ई टाइप में करते हैं काम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की जो कर्व है उससे ऊपर जो है उसकी जो है वो कर्व चली जाए। ठीक है, इस तरह यानी इस तरह का जो प्रोसीजर है वो नहीं, या इस तरह की जो सेटिंग है वो नहीं होनी चाहिए। इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर उससे इतना दूर भी ना हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो फ्यूज ए है वो यानी वो वेट कर रहा है और फ्यूज बी जो है वो पहले ऑपरेट हो रहा है। ये मुझे कैसे पता चला, जिस तरह से कर्व लेफ्ट साइड पे मूव करती जाएगी वो डिवाइस उतना तेजी से ऑपरेट करे। the more it moves to the left, the more it is giving the instantaneous operation, swift operation, fast operation. The more it is moving to the right, we have some time delay operation. ठीक है, ये थंब रूल है जो मैं अभी आपको बता। तो एक दो बातें मैंने बताई हैं। सबसे पहले एक तो ये है कि जिस चीज को भी प्रोटेक्ट करना है उसकी पहले हमें कर्व मिलनी चाहिए। जैसे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना है तो ये उसकी कर्व है। अब ये जो उसने ट्रांसफार्मर की कर्व है ना, ये जो उसने बताई है, ये मैं वो अभी बहरहाल सिस्टम मेरा हैवी वो खोल नहीं रहा उसे। तो ये कर्व कई सारी चीजों से मिलकर बनी है। ये कई सारी चीजें क्या, यानी ट्रांसफार्मर का, यानी इस कर्व में एक पॉइंट फुल लोड का पॉइंट है जो ट्रांसफार्मर का फुल लोड है। फिर उसके बाद उसकी ओवरलोडिंग, उस फुल लोड की ओवरलोडिंग। फिर उसके बाद जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स ट्रांसफार्मर में आ जाते हैं जिनको हम आई स्क्र टी कहते हैं। आपको याद होगा हमने अनबैलेंस्ड करंट की एक प्रोटेक्शन जनरेटर में लगाई थी, अनबैलेंस्ड करंट की, जो कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स होते हैं, वो आ जाते हैं। फिर इसी कर्व में आपके पास मैकेनिकल फॉल्ट्स आ जाते हैं। अब मैकेनिकल फॉल्ट्स कौन से हैं, जिसमें बकल्स रिले लगी होती है, यानी कि गैस बन जाए, ऑयल की गैस बन जाए और गैस का प्रेशर ज्यादा डेवलप अगर हो गया और ब्रीदर ओपन ना हुआ तो वो टैंक फट सकता है। ठीक है, तो वो जो आप बकल्स रिले है वो आपको ये बताती है कि कितने गैस पार्टिकल्स हैं या कितनी गैस जो है वो ऊपर इकट्ठी हुई है। और इस तरह का कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं है कि ब्रीदर ना ओपन हो रहा हो, इस तरह से कोई बात तो नहीं है कि गैस ऊपर ज्यादा इकट्ठी हो रही है। तो वो हम मैकेनिकल फॉल्ट में ले आते हैं। ठीक है, फिर मैकेनिकल फॉल्ट और किस तरह का है कि ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट की वजह से कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि फॉल्ट करंट इस कदर ज्यादा होता है कि जो पूरा वाइंडिंग का वो जो एक, यानी रेड की वाइंडिंग ब्लू की वाइंडिंग से एक खास डिस्टेंस पे है, तो क्या ज्यादा या अर्थ क्विक अगर आ जाता है तो उसको भी हम मैकेनिकल फॉल्ट में ले आते हैं कि अगर उसकी वजह से अलाइनमेंट खराब हो जाए या डिस्टेंसिंग खराब हो जाए बिटवीन द रेड फेज एंड येलो फेज एंड बिटवीन द येलो एंड ब्लू और इस तरह से। तो इस तरह के जो भी मूवमेंट टाइप फॉल्ट्स हैं, गैस अगर इकट्ठी हो जाती है हमारी, वो सारे मैकेनिक, वो भी इसी कर्व में छुपा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कर्व कई सारे पॉइंट से मिलकर बनी है। सही, so I have explained the full load point, I have explained the overloading point, I have explained the unbalanced current point which results in negative sequence current और जो कि बहुत हीट अप कर देता है। फिर इसका अलावा वोल्ट पर हर्ट्ज प्रोटेक्शन का भी एक जो हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसफार्मर तो फेराडेज लॉ पर ऑपरेट करता है और जनरेटर भी फेराडेज लॉ पर ऑपरेट करता है। ठीक है, तो अगर ओवर फ्लक्सिंग हो जाए, अगर फ्लक्स ज्यादा हो जाए तो ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा और फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। और ये ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा है,
यानी कि इस कदर हीट अप हो जाएगा काम के इट कैन बर्स्ट इवन, या बर्स्ट तो बाद में आएगा, वो बेंड हो जाएगी चीज़, यानी कोर बेंड हो सकती है, अलाइनमेंट या मैकेनिकल स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, यूँ कह लें कोर का, इतनी वो हीट अप हो जाएगी। तो बोल्ट पर हर्ट्ज प्रोटेक्शन भी इसमें आ रही है, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंट फॉल्ट में आता है। फिर इनफ्रीक्वेंट फॉल्ट्स या फ्रीक्वेंट फॉल्ट्स में फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, अगर डेल्टा डेल्टा बाइंडिंग है तो लाइन टू लाइन फॉल्ट उसमें फ्रीक्वेंट होगा। ठीक है, तो ये वाली जो कर्व है ट्रांसफार्मर की, ये सिर्फ उसने ऐसे दिखा दी है, ये ऐसी नहीं है, ये भी उसने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि इस कर्व में कई सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं, या उन पॉइंट से मिलकर ये कर्व बनी है, दैट आई वांट टू शो एक्चुअली फ्रॉम ई टैप। ठीक है, वो अभी तक फ्यूज को ही खोल रहे हैं। बहरहाल, तो अब हम अगर फ्यूज की बात करें जिसका हम मिनिमम मेल्ट पॉइंट देख रहे थे, तो ये उसने जहां इंडिकेट किया हुआ है ये एरो के साथ, दिस इज द मिनिमम मेल्ट पॉइंट। मिनिमम मेल्ट से क्या मुराद है, यानी वो करंट की वैल्यू जहां पर जो फ्यूज है अब वो यानी मेल्टिंग स्टेट की तरफ जा रहा है या जाना शुरू हो चुका है। ठीक है, या जैसे रिले होती है ना कि वो अब यानी ऑपरेट होना शुरू हो गई है, यानी उसका टाइमर ऑन हो चुका है। जैसे लेट्स से अगर 18.6 मिली सेकेंड हमने देखा था रिले का ऑपरेटिंग टाइम है, तो रिले चलना शुरू कर दे, ये फ्यूज में मिनिमम मेल्ट पॉइंट वो है। ठीक है, यानी वो पॉइंट जहां से अब फ्यूज जो है वो मैक्सिमम मेल्ट और फिर ब्लोइंग कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो आप देखो कि ये वाला जो उसने इंडिकेट किया दरमियान में जो कर्व है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ एक्चुअली। फ्यूज ए की 3 कर्व उसने ड्रॉ की ना, तो मैं दरमियान वाली कर्व की बात कर रहा हूँ, जो कि मिनिमम मेल्ट पॉइंट है, और वहां से वो कहाँ जा रहा है, टोटल फॉल्ट क्लियरिंग पॉइंट की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे आप राइट की तरफ आएंगे ना, तो हमेशा आप टाइम डिले की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप राइट की तरफ आएंगे टाइम डिले, जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाएंगे स्विफ्ट ऑपरेशन। तो आप देखिए मिनिमम मेल्ट से अब आप राइट की तरफ जाएंगे तो आपको कौन सी कर्व मिलेगी, टोटल फॉल्ट क्लियरिंग वाली कर्व, या आर्किंग टाइम, आर्किंग कर्व जिसको हम कहते हैं कि अब वहां पर वो आर्क बनेगी और फ्यूज फ्लो हो जाए। उससे पहले मैक्सिमम मेल्ट और फिर आर्क बनेगा। ये जो डॉटेड उसने शो किया है, ये भी मिनिमम मेल्ट कर्व, ये उसने ऊपर इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है दैट अ फ्यूज ऑलवेज हैज टू टू मिनिमम मेल्ट कर्व्स। अब ये दो मिनिमम मेल्ट कर्व्स क्यों होती हैं, देखें, आपने आपने फ्यूज लिया, अब वो ठंडा है, आपने उसको टेस्ट करना है कि भाई इसकी मिनिमम मेल्ट कर्व मैंने ड्रॉ करनी है। लेट्स से अगर आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, ड्रॉ द मिनिमम मेल्ट कर्व ऑफ अ फ्यूज। अब जब आप लैब में गए हैं तो फ्यूज ठंडा पड़ा, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, जो आप ये आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि जिसमें ना कुछ थोड़ी देर के बाद अगर आप सप्लाई ऑन रखिए ना, तो वैल्यूज रेजिस्टेंस की बदल जाती हैं और आपकी आउटपुट भी बदल रही होती है। ये बिल्कुल वही चीज, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ हीट अप हो जाता है फ्यूज, या अगर वो सर्किट में लगा हुआ है और उसने ओवरलोडिंग देखी है, अभी 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 उसने ट्रांसफार्मर का इन रश करंट देखा है, ठीक है, या अभी अभी उसने कुछ नेगेटिव सीक्वेंस का ऑपरेशन देखा है, ठीक है, तो वो अब जो है वो हीट अप हो चुका है। अब उस वक्त अगर कोई ऐसा फॉल्ट क्रिएट हो जाता है जिस पर फ्यूज को ब्लो होना है, तो जो उसकी मिनिमम मेल्ट कर्व होगी, ठीक है, वो जो है वो यानी कि आप यूं कह लें कि वो ये वाली होगी। ठीक है, यानी ये वाली जो कर्व है, यानी और पीछे को यानी वो कर्व शिफ्ट हो जाएगी। जितना वो आगे को शिफ्ट होगी वो कोल्ड की तरफ है, जितना आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो हॉट हॉट कर्व कहलाएगी। ठीक है, तो वो फिर आप यूं कह लें कि जल्दी या वो जल्दी उस वाली कर्व पे, और ये जो टोटल फॉल्ट क्लियरिंग वाली कर्व है ये भी फिर पीछे को आ जाएगी। तो फिर वो जल्दी जो है ना वो मेल्टिंग और आर्किंग की तरफ चला जाए। लेकिन अगर फ्यूज ठंडा है, अगर उसने तकरीबन 70% ऑफ द फुल लोड देखा है, कोई इनरश नहीं देखा, कोई अभी अनबैलेंसिंग नहीं आई ट्रांसफार्मर में, वोल्ट पर हर्ट्ज नहीं आया, और कोई मैकेनिकल कुछ भी इस तरह का काम नहीं हुआ कि फ्यूज जो है वो पहले से गर्म है, यानी जिसको कहते हैं ना कि इनिशियल वैल्यू क्या थी फ्यूज की, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज इनिशियली क्या था, अगर वो नॉर्मल था, तो वहां से उसको आर्किंग की तरफ जाना या टोटल फॉल्ट क्लियरिंग की तरफ जाने में एक अच्छा खासा टाइम दरकार है। इसका मतलब ये हुआ यू हैव टू मेल्टिंग टाइम्स नाउ। ठीक है, जिसका उसने यहाँ पर जिक्र किया, ये भी आप देखें, जिसको वो बता रहा है कि जी इट इज द स्पीड रेशियो एक्चुअली। ठीक है, सो ये उसने यहाँ पर बताया व्हाट इज द स्पीड रेशियो। वो कह रहा है द स्पीड रेशियो ऑफ द फ्यूज is defined as the ratio between the minimum melt
करंट वैल्यूज, यानी मिनिमम मेल्ट की दो करंट वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं स्पीड रेशियो लेने के लिए। द वन इज एट 0.1 सेकेंड एंड द अदर वन इज एट 100 सेकेंड। यानी क्या मतलब है कि एक वैल्यू बहुत कम टाइम पर ले लें करंट की मिनिमम मेल्ट वाली, और एक ले लें आप 100 सेकेंड्स पे। अगर तो इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा आता है तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है कि फ्यूज में ग्रेडिंग हुई हुई है। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि उसकी हाई स्पीड रेशियो है, यानी वो रेशियो भी हाई आई। अगर उसकी लो स्पीड रेशियो है, इसका मतलब ये है कि वो जल्दी जो है ना यानी कि अपनी कोल्ड पोजीशन से अपनी हॉट पोजीशन की तरफ चला जाता है। यानी मिनिमम मेल्ट में भी दो कैटेगरीज है ना, कोल्ड कोल्ड मिनिमम मेल्ट कर्व और हॉट मिनिमम मेल्ट कर्व। तो अगर ये डिफरेंस कम हुआ करंट वैल्यूज में, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी हॉट कोल्ड से हॉट वाले पोजीशन में बहुत जल्दी जाके बहुत जल्दी आर्किंग की तरफ चला जाए। लेकिन अगर इन दोनों करंट वैल्यूज में बड़ा फर्क होता है, लेट्स से जो 0.1 सेकंड पर जो करंट की वैल्यू आती है और जो 100 सेकंड्स पर जो करंट की वैल्यू आती है, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो इसका मतलब ये है कि द फ्यूज वुड टेक मोर टाइम फ्रॉम द कोल्ड टू द हॉट एंड देन गो टू द आर्किंग टाइम। इसका मतलब ये कि हमें काफी सारा बीच में टाइम मिल गया कि हम अपनी दूसरी जो डाउनस्ट्रीम रिलेज हैं उनको इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लें। तो दिस इज व्हाट वी डिफाइन द स्पीड रेशियो। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट जरा वेट कीजिए। जी, तो we define the speed ratio of the fuse. Okay, so the higher the speed ratio, the good it is. Okay, because we have then too much time available from the cold minimum melt curve to the hot minimum। ये वाली जो 0.1 सेकंड पर जो वैल्यू आएगी करंट की, उसको हम कहेंगे कोल्ड मिनिमम मेल्ट वैल्यू। और जो 100, देखिए ना, 100 सेकंड एक अच्छा खासा टाइम गुजर गया, आपने सप्लाई फ्यूज को दी हुई है, तो अब वो हॉट मिनिमम मेल्ट वैल्यू कहलाएगी। इफ द टू करंट वैल्यूज हैज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम, देन इट इज अ वेरी गुड। ठीक है, तो हम उसमें कोऑर्डिनेशन देखें। फ्यूज जो है ना वो जहन में आता है तो हमें ये पता चलता है कि यार इसका कोई ट्रिगरिंग, कोई एक्सटर्नल कोई ट्रिगरिंग नहीं है कि हम कुछ उसको कंट्रोल कर सकें। तो वो हम फिर इस तरीके के साथ उसकी डिजाइनिंग करते हैं दैट एट डिफरेंट टाइम चेक करते हैं कि क्या एट डिफरेंट टाइम्स, लेट्स से इफ आई एम कंसीडरिंग 0.1 सेकंड एंड देन आई एम कंसीडरिंग 100 सेकंड्स, तो क्या मेरे पास जो है वो, यानी जो करंट की जो वैल्यूज हैं वो मुख्तलिफ आती हैं। अगर आती हैं तो यही हम कहते हैं कि जी यहाँ से फ्यूज किसी हद तक कंट्रोल हो गया और अब हम इसकी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू वांट टू कोऑर्डिनेट अ रिले, अ फ्यूज, that particular device should have some यूं कह लें कि ग्रेडेड वैल्यूज इन इट, सम ग्रेडेड वैल्यूज। वो ऐसा ना हो कि वो इंस्टेंटेनियस हो, यानी बस 0.1 सेकंड पे ब्लो हो गया तो मैं उसकी क्या कोऑर्डिनेशन करूँ। ये देखें ना, मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ। इफ आई हैव टू कोऑर्डिनेट फ्यूज ए विद बी, so it is more easy for me if fuse A has two distinct values, steps, रादर देन कि अगर उसका एक ही स्टेप, तो मैं उसकी क्या कोऑर्डिनेशन करूंगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मींस द वन शुड हैव सम स्टेप्स टू परफॉर्म सम एक्शन। एक्चुअली ये लॉजिक है एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फ्यूज बी जो है ना वो एक्चुअली लो वोल्टेज साइड पर लगा हुआ है। यहाँ ये इस तरह से उसको बता रहा है कि दिस इज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, फ्यूज ए इज ऑन द हाई टेंशन साइड, फ्यूज बी इज ऑन द लो टेंशन साइड। सो फ्यूज बी जो है वो पहले ऑपरेट करेगा अगर फॉल्ट जो है ना वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यानी इफ द फॉल्ट इज ऑन द लो वोल्टेज साइड, फ्यूज बी शुड ऑपरेट फर्स्ट एंड देन फ्यूज ए इफ इट इज नॉट ब्लोन बाय द टाइम। ठीक है, तो ये इसकी भी ये उसने ये दो बनाई है। एक और भी इसकी उसने इसकी मिनिमम मेल्ट की दो नहीं बनाई। नहीं, वो ये बता रहा है कि फ्यूज बी हैज अ गुड कोऑर्डिनेशन विद फ्यूज ए।
यानी पहले, और बल्कि एक अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, कि पहले फ्यूज बी ब्लो होगा, अगर ना ब्लो हुआ तो फ्यूज ए ब्लो होगा, और जितना आप लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे यू हैव स्विफ्ट ऑपरेशन, यानी फ्यूज बी पहले और फिर फ्यूज ए बाद में। सो ये जो एग्जांपल आपकी 8.1 है, इसमें तो वो सिंपली जो है ना वो एक्चुअली इन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर वो उसने वही चीज़ बताई जो मैंने सारी एक्सप्लेन पीछे कर दी है, कि कैपेबिलिटी कर्व जो है ट्रांसफार्मर की, वो एक्चुअली सिर्फ ये नहीं है कि वो एक कर्व है, एक्चुअली उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो छुपी हुई हैं। बाकी ये जो इसकी सेटिंग्स है ना, ये आई वुड एक्सप्लेन इट अगेन। मैं ये जो फ्यूज़ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक से दो तरह की हैं, कि जी यानी ये जो उसने यहाँ पर बताया ना कि फ्यूज़ की एक होती है सेटिंग इंटरप्टिंग सेटिंग, यानी फ्यूज़ इंटरप्टिंग वैल्यू, वो जो आपका शॉर्ट सर्किट है, से अगर आपका शॉर्ट सर्किट आता है जी, अब यहाँ पर आपने मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट लेना, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट, यानी जो आपका थ्री फेज आप यूँ कह लें जो वैल्यू है फॉल्ट की, लेट से अगर वो 600 एम्पेयर आता है, तो वो कह रहा है कि उससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए। कुछ ज़्यादा से मुराद ये हो सकता है कि लेट से 50% ज़्यादा हो, और लेट से 70% ज़्यादा हो, और 100% ज़्यादा हो, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो इसकी क्योंकि जो फॉल्ट है उसमें फिर डीसी डिके भी होता है, जाहिर बात है। तो हम ये चाहते हैं कि यानी कि मैल ऑपरेशन ना हो, इसीलिए मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट से भी उसको यानी नॉर्मली आपने आपको याद होगा, नॉर्मली हम अपनी रिले जो है वो सेट इट by the minimum short circuit current, but here we are setting it with respect to the maximum, ताकि यानी फ्यूज जो है वो बिल्कुल राइट टाइम पे ऑपरेट करे। यानी मैक्सिमम करंट, शॉर्ट सर्किट में ज्यादा करंट होगा ना, तो जाहिर बात है फ्यूज को फिर हम उससे भी आगे ज्यादा आगे सेट कर रहे हैं इंटरप्ट करने के लिए, तो हमें मैल ऑपरेशन नहीं मिलेगा एक्चुअली, ये इसका मतलब। और फिर वो जो कंटिन्यूस रेटिंग है वो मैक्सिमम लोड का भी 150% सेट कर, ये हम सेट करेंगे व्हेन वी विल हैव द फ्यूज देयर। ठीक है जी, मैंने आपको बताया। सो दिस इज द एग्जांपल 8.1, जिसमें सिर्फ ये दो फ्यूज की जो है ना वो कर्व्स का बता रहा है। फिर वो ये कहता है